Yes, hello friends. This is ज्योति शुक्ला. Let's study basics with me. So friends, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, राइट? हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि हमने 15 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे इस प्रैक्टिस सेट में. टोटल इसमें जो है 100 क्वेश्चन है, तो उसी 100 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाई वन. इसमें हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो अभी आगे चलते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं. तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था. अच्छा, अगर आपने उसे देखा हो तो ये देखो बेसिकली मिक्स्ड क्वेश्चन है. ये 100 क्वेश्चन जो है वो मिक्स्ड हैं. ठीक है, इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी देखने को मिलेगा. तो अभी आपने जो 15 क्वेश्चन थे वो आपने एंशिएंट हिस्ट्री के देखे थे. अब आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर मिक्स्ड. इट मीन्स कि आपको मॉडर्न एंड मेडिवल का साथ में देखने को मिलेगा. तो देखिए 16 क्या है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था. अब देखो जो कादम्बरी गांगुली थी ना, ये सबसे पहले ही, यानी कि जब आपका ये 1889 का मुंबई में अधिवेशन हुआ था, ठीक है, 1889 में, कब, 1889 में, तभी इन्होंने जो है संबोधित किया था. तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा ना, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था. ठीक है, तो यहाँ पर आपका कादम्बरी गांगुली जी जो है वो सही हो जाएगा. अब सरोजनी नायडू जी की बात करते हैं, तो सरोजनी नायडू जो है वो 1925 में जब कानपुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तब वो पहली भारतीय महिला जो है वो बनती हैं और जो है करती हैं, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं. एनी बेसेंट जी जो है वो 1973 यानी 1917 में, ठीक है, 1917 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उस समय ये जो है बनती हैं. इट मीन्स कि ये कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं. और ये जो हुआ था ये वाला कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, ये वाला कलकत्ता में हुआ था. और एनी बेसेंट इनका सरोजनी नायडू जी वाला जो है वो कानपुर में आपका हुआ था. और ये कादम्बरी गांगुली वाला ये आपको मुंबई में जो है 1889 में देखने को मिलता है. आगे चलते हैं हम. निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ. देखो अब ये जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था ना, जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, यानी कि तीसरा नहीं, इन द सेंस अगर हम बोले कि बहुत बाद हो जाएगा. कांग्रेस का अधिवेशन 1891 ना, मतलब कि आपका करीब 5 से 6 साल बाद में जो ये अधिवेशन होता है 1891 वाला, यहीं पर जो है वो शब्द, ये राष्ट्रीय शब्द जो है वो शामिल किया जाता है. अब अगर बात करें कि नागपुर जो अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष जो बने थे तो ये आनंद चार्लू जी जो थे वो थे, ठीक है, आनंद चार्लू जो है ये इसके अध्यक्ष बनाए गए थे. यहीं पर अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था, तो इसके जो अध्यक्ष बने थे वो जॉर्ज यूले थे. कौन थे? जॉर्ज यूले, ठीक है. उसी के साथ में मद्रास अधिवेशन जो 1887 हुआ था, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे. कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी. और ये पहले, मतलब पहला कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था जिसमें किसी मुस्लिम ने जो है अध्यक्षता की थी. बॉम्बे अधिवेशन 1885, वो तो आप सभी जानते हो कि WC बनर्जी, और यही आपका पहला अधिवेशन था. ठीक है, आगे चलते हैं हम. और यहाँ पर आप देख सकते हो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था. तो देखो अगर प्रथम अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं ना, ये देखो ये सारे के सारे आपको कांग्रेस के नेता ही देखने को मिल रहे हैं. लेकिन यहाँ पर जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी है ना, ये तो उस समय पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है. तो इनका जन्म जो है ना, ये कांग्रेस का अधिवेशन तो 1885 में हुआ था, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो 1888 में हुआ था. तो बताओ जब ये पैदा ही नहीं हुए थे तो ये कैसे शामिल रहेंगे. तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए. अब यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो 1891 है ना, इसकी अध्यक्षता किया था आपका, ठीक है, राधाकांत देव ने ही किया था. ठीक है, उसी के साथ में अगर हम ये बात करें, ये वाला तो आपको पता होगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि 1866 के अंतर्गत देखने को मिलता है. और ये आपके यही थे, यानी दादा भाई नौरोजी जी ही थे. यानी सी का तीसरा. लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करते हैं तो ये द्वारकानाथ. मतलब अगर देख रहे हो ना, आपका सीधा सीधा है, एकदम सीधा सीधा है. पहले का पहला, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा. देखो ये पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं हम. सुगौली की संधि हुई थी. तो देखो जो सुगौली की संधि हुई थी ना, वो 1815 में हुई थी. किसके किसके बीच हुई थी? तो ये नेपाल और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी के साथ में हुआ था. और नेपाल के राजा के साथ में हुआ था. नेपाल के राजा के साथ में 1815 में जो है सुगौली की संधि देखने को मिलती है. आगे आते हैं. 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? पतन, ठीक है. तो पतन में क्यों हो रहा था? क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लिए. ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ठीक है, जो कोस्ट का टैक्स लगता था ना, वो बहुत ही ज़्यादा जो है निर्यात का लगता था. इस वजह से यहाँ पर पतन देखने को मिलता है. आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1820 में 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया था। तो देखो स्वराज सभा के जो है ये ऑल इंडिया होम रूल लीग जो था इसने कर दिया था। आप सभी को पता होगा कि जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था वो दो लोग चला रहे थे। एक तो अपनी एनी बेसेंट जी चला रही थी, इनका बहुत सारा ब्रांचेस था, मेन ब्रांच इनका मद्रास में देखने को मिलता है। उसी के साथ में एक तो अपने तिलक जी भी जो है वो चला रहे थे, ठीक है, तिलक जी भी। अब जानते हो कि तिलक जी का जो है वो अगस्त 1920 में निधन हो जाता है और निधन के बाद फिर इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय तक महात्मा गांधी का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर महात्मा गांधी जी भी इससे जुड़ जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। आपने देखा होगा कि 1893 के अंतर्गत शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन होता है, शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन होता है और उसमें विवेकानंद जी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और न केवल पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि अपने देश को मतलब अपने देश का सर ऊंचा करके रख देते हैं, क्योंकि उनका भाषण, उनका स्पीच इस तरह का होता है कि सारे लोग एकदम सन्नाटा मार लेते हैं और सुनना एकदम शुरू कर देते हैं और कोई भी वहाँ से हटना नहीं चाहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम नागरिक व्यापारिक केंद्र स्थापना कहाँ की गई थी? प्रथम की बात करी जा रही है तो प्रथम सबसे पहले इन्होंने सूरत में करी थी, करीब 1608 के अंतर्गत। आपको मालूम होगा कि सर थॉमस रो जो आया था, ठीक है, वो शाहजहाँ के दरबार में आता है। किसके दरबार में? शाहजहाँ के दरबार में आता है और उनसे अनुमति वगैरह लेता है और सूरत में जो है वो आपको देखने को मिलता है। बाद में हालांकि मसूलीपट्टनम और चिंसोरा वगैरह सब जगह देखने को मिलता है, इनकी बहुत सारी कोठियाँ हो जाती हैं। ये डच वगैरह सबको भगा ही देते हैं, ये भी आपको पता होगा। यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। ध्यान देना, यूरोपीय, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 1498 के अंतर्गत वास्को डी गामा जो है वो भारत आता है, जो कि सबसे पहला था, ठीक है। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली हो जाएगा, लेकिन पुर्तगाली तो तीन ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद जो है वो डच आते हैं। कौन आते हैं? डच। डच के बाद फिर अंग्रेज आते हैं और फिर आते हैं फ्रांसीसी, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ध्यान देना, जो पुर्तगाली है ना वो 1498 में आते हैं, यानी सबसे पहले आते हैं और जाते भी सबसे अंतिम में हैं। आपको मालूम होगा कि जो गोवा है ना, गोवा को ये ऐसे दे ही नहीं रहे थे ना, वो तो अपने वल्लभ भाई पटेल जी जो थे उन्होंने ऑपरेशन चलाया और फिर जाकर के यहाँ से फिर भगाते हैं और फिर ये यहाँ से जाते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो अगर ये देखो तो आपके अकबर द्वितीय जो हैं ये इन्होंने राजा की उपाधि दी थी। अकबर द्वितीय जानते हो इन्होंने ना क्यों दिया था? मतलब बड़े लालची स्वभाव के थे, लालची इन द सेंस कि मुगल के राजा थे और इनकी पेंशन नहीं मिल रही थी। अब पेंशन के लिए भाई अंग्रेजों से बात करना सबके बस की बात तो है नहीं, तो इन्होंने भेज दिया था अपने राजा राम मोहन राय जी को कि जाओ भाई थोड़ा ब्रिटिशर्स से बात करके आओ कि हमारी पेंशन वेंशन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो तभी उसी समय ये इनका पेंशन वगैरह दिलवाते हैं और इनका नाम इन्होंने रख दिया, राजा की उपाधि ने दे दिया। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए तो अब देखो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी को भाई कौन नहीं जानता? व्यगपत का सिद्धांत, ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत, बहुत ही अच्छा काम था 1928 के अंतर्गत। आप देखते हो 1928 1929 के अंतर्गत बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी जिसको हटाने में अपने राजा राम मोहन राय जी का भी बहुत बड़ा हाथ था। और लॉर्ड रिपन, देखो मुझे ना अगर सारे ही गवर्नर को अगर हम देखें ना तो दी बेस्ट गवर्नर था ये लॉर्ड रिपन। इसके समय में स्वायत्त शासन की जो है शुरुआत होती है और जो जनगणना है 1881 से वो कंटिन्यू हो जाता है। इल्बर्ट विवाद इसी के समय में देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छा मतलब अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए अगर इंडियन को सपोर्ट करने वाला कोई गवर्नर रहा ना तो ये बहुत ही एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें, एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। लॉर्ड कर्जन को कौन नहीं जानता भाई, उसको उसकी तारीफ से ज़्यादा उसको गालियाँ देनी अच्छी लगती हैं। बंगाल का विभाजन करवाया था 1905 के अंतर्गत, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मिला लो पहले का चौथा और दूसरे का पहला, पहले का चौथा और दूसरे का पहला, ये देखो आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया? तो ये तो आपको पता होगा कि मीर कासिम जो है इतना परेशान हो गया था बेचारा कि वहाँ से मुंगेर जो है स्थानांतरित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो मद्रास की संधि हुई, ठीक है बिल्कुल। द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ तो मैंगलोर की संधि हुई, बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो श्रीरंगपट्टनम की संधि है,
है, ठीक है, लेकिन ये क्या भाई, अगर चतुर्थ में जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो सालबाई की संधि थोड़ी ना, सालबाई की संधि जो हुई थी वो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी, मराठा के बीच में हुई थी। तो ये यही गलत हो जाएगा और जो गलत है वही आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो गवर्नर जनरल अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन जो है वो हो जाता है और इसके समय में ये पारित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था? तो सन्यासी विद्रोह को दबाने का काम, देखो ये सन्यासी विद्रोह जो है वो 1770 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो 1770 से करीब ये 1820 तक ये जो है देखने को मिलता है। ये विलियम बेंटिंग के शासनकाल में इसको दबाने का काम किया गया था। और आपने देखा होगा कि आनंद मठ जो है, जो सन्यासी विद्रोह है, इसको आनंद मठ में भी लिखा गया है, ठीक है, आनंद मठ में लिखा गया है और इसकी काफ़ी तारीफ करी गई है, काफ़ी प्रशंसा किया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सर आर्थर कॉटन। देखो सर आर्थर कॉटन जो था ना, ये बेसिकली इंजीनियर था, सिंचाई विभाग में जो था ये इंजीनियर था। और इसका प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए ना तो आंध्र प्रदेश में इसके लिए म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ? ठीक है, तो ये आपका 10 मई 1857 से जो है वो शुरू हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर ने किया था, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, कानपुर में भाई कुंवर सिंह तो नहीं थे, ये तो नाना साहब थे, नाना साहब जो है वो ही कर रहे थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ये भी जो है वो सही है। तो जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। इट मीन सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। लाल महल, हौजे खास, जहांपनाह नगर। देखो अगर आपको सारा नहीं पता हो, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा तो शायद आपको पता ही होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत कम ही काम जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने मिलते हैं, ठीक है। जहांपनाह नगर, अगर इसी तरीके से आप देखो तो जहांपनाह नगर जो है ये मोहम्मद तुगलक का आई थिंक सो हो जाएगा। खैर इससे देख लेते हैं कि बनता है क्या। सी का पहला यहाँ पर तो दोनों में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखते हैं, सी का पहला देख लो, एक ही से बस क्लियर हो गया, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। खैर अगर हमें देखना है तो हम डी का 4 पहले का दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हो डी का जो है वो 4 है और पहले का जो है वो आपको दूसरा, और हौज ए खास जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो ध्यान रखना कि लाल ए महल जो है वो बलबन, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, हौज ए खास जो है वो बलबन, जहांपनाह नगर मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक सही है, दीवाने अर्ज बलबन सही है, लेकिन नाइब ममलिकात जो है वो नसरुद्दीन मोहम्मद नहीं बल्कि जो आपका इल्तुतमिश था ना, इल्तुतमिश का जो बेटा था बहराम शाह इसने बनवाया था, ठीक है। इसके समय में ये चीज़ें चल रही थी, तो यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 37 में आते हैं, कौन सा विकल्प सही नहीं है? मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासरी बिल्कुल सही है, फुतूह ए फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है, सही है, किताबुल हिंद अमीर खुसरो, अरे नहीं भाई ये गलत है, लाख बख्श इल्तुतमिश ये भी सही है। किताबुल हिंद जो है ना, ये आपको उज्बेकिस्तान का एक लेखक था जो कि अरबी लेखक था, उसने लिखा था, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान का लेखक था और आई थिंक सो ये कुछ वो होना चाहिए आपका, ठीक है, अल बरूनी, ठीक है। तो किताबुल हिंद जो है ये अल बरूनी ने लिखा था, ये ध्यान रखना। तो यही आपका जो है जो गलत है यही आपका सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आता है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है? तो ये मुईनुद्दीन चिश्ती जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनका दरगाह भी आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं 39 में, कौन सा मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो विज्ञानेश्वर भी थे, हिमाद्री भी थे, जिमुतवाहन भी थे, लेकिन राजशेखर नहीं थे। राजशेखर जो थे ये संस्कृत के कवि थे, नाटककार थे, ठीक है। तो यही गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा चौथा जो है वो सही है, पहला दूसरा चौथा यानी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किस लिए चालू की गई थी? तो ये सेना में भर्ती के लिए जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था? देखो विदेशी मामलों की देखरेख जो करता था वो सुमंत था, जो सचिव होता था वो पत्र व्यवहार का काम देखता था, पत्र व्यवहार। और जो पंडित राव होता था ना, जो पंडित राव था
वो दान का अध्यक्ष होता था, दान दक्षिणा देने का काम इसका होता था। और पेशवा जो होता था ये मंत्रियों में सबसे महान था, और राजा के बाद ये इसी का सबसे ज़्यादा चलता था। ठीक है, तो ये होप सो आपको पता होगा, डी ऑप्शन जो है वो सही होता है। कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है? तो इल्तुतमिश नहीं, गयासुद्दीन तुगलक नहीं, सिकंदर लोदी नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने। देखो फिरोज शाह तुगलक ने 5 प्रमुख नहर जो बनवाए थे, 5 प्रमुख नहर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये यानी यमुना नदी, घग्गर नदी और इन सारी नदियों को, और यमुना नदी की बहुत सारी सहायक नदियों को जोड़ते हुए बहुत सारे नहरों का निर्माण कराया था। यानी सिंचाई व्यवस्था पर बहुत ही अच्छी पकड़ बना करके रखी थी ताकि किसानों को बहुत अच्छे से लाभ हो सके। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। 42 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया है, टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और पूरे 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगी। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन जो है वो हमें जनरली देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।